नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने उम्मीदों के मुताबिक हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी की है, हालांकि ऊपरी स्तरों पर टिकने में बाजार को मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि बाजार को कहीं न कहीं चिंता यह है कि आगे अब डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन क्या होगा। कोर्ट ने जो टैरिफ उन्होंने लगाया था तमाम देशों पर, उसको खारिज कर दिया। हालांकि उसके बाद तुरंत बाद एक्शन मोड में डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने पहले 10%, फिर उसको 10% से बढ़ाकर 15% का ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अब आगे ट्रंप क्या करेंगे, उसको लेकर बाजार में कहीं न कहीं भय है, और उसी भय के चलते बाजार को हम देख रहे हैं कि आज उतार चढ़ाव के साथ वोलेटाइल ट्रेडिंग वहां पर होती हुई आपको दिखाई देगी। निफ्टी के जो गेन से अब रह गए हैं 100 अंकों से भी नीचे के 25,650 के आसपास का निफ्टी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो बहुत ही हल्की तेजी 0.03% ऊपर आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा, और सारे के सारे गेंस को इरोड करके कारोबार कर रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिरने वाले शेयरों की संख्या बाजार में ज्यादा है। 1479 शेयर कमजोर हैं और उसके मुकाबले 1350 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मामला वो लगातार खराब होता गया है। आज का टॉप गेनर अडानी पोर्ट 2.5% की तेजी, टॉप लूजर विप्रो इन्फोसिस, वहां पर करीब हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की गिरावट है, क्योंकि अब H1B वीजा को लेकर ट्रंप क्या कोई सख्ती करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ऑलरेडी तनाव आईटी स्टॉक्स ने झेला है, और एक और दौर की अनिश्चितता अब शुरू होने वाली है, और यही फियर आज हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनियों के निवेशकों को परेशान कर रहा है। वहां पर हो रही है बिकवाली। दोनों शेयर हम देख रहे हैं कि निफ्टी के ये टॉप लूजर्स हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक के शेयर भी आपको गिरावट वाले तरफ दिखाई देंगे। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और यहां से किस साइड का ट्रेड लेना है। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। अजीत जी, जैसे कि उम्मीद थी कि बाजार की जो चाल होगी ना एक तरफा नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, अब तो 18% से घट के 15% का टैरिफ, लेकिन ये ट्रंप है, कुछ ना कुछ तो तिकड़म करेंगे। आप जरा बताइए कि आप इंडेक्स में किस तरह से व्यू बनाने की सलाह देंगे। शुक्रिया अभिषेक बिल्कुल, देखिए जो चीजें जिस बेसिस पे इनफैक्ट अगर आपने अपना स्ट्रेटजी प्लान किया इकोनॉमी के लिए, तो उसको आप डिविएट होने नहीं देंगे फॉर सम रीजन और दी अदर। कि ये चैलेंजेस वो फेस करने के लिए ऑलरेडी तैयार थे, उन्होंने पहले भी बोला था इस चीज के बारे में। तो वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी इनफैक्ट बढ़ गई है। जो हम पहले सोच रहे थे कि 18% पे फिक्स हो जाएगा तो उसके लिए मार्केट थोड़ा स्टेबल हो गया कि हाँ एटलीस्ट कोई नए सरप्राइजेस नहीं आएंगे, तो अब दोबारा से वो चीजें खुल गई हैं। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी दिख रही है। थोड़ा सा इनिशियल पॉजिटिव रिएक्शन जरूर देखने को मिला, कंसिडरिंग कि 150 दिन तक शायद 15% वाला जो चीज है वो लागू रहे। अभी की मार्केट सिचुएशन पिछले 2 वीक से अगर आप देखेंगे अभिषेक, तो यही है कि आप 600 पॉइंट के बैंड में फंसे हुए हैं। आप 25,400 को नीचे क्लोज नहीं करते हैं, आप 26,000 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इसी रेंज में आप इंडेक्स को फंसे हुए देख रहे हैं। इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा एक्शन हो रहा है। बैंकिंग जो कि एक सेवियर बन के निकला है इस पूरे पीरियड में, वहीं पे आईटी का दुख खत्म नहीं हो रहा है, वो अभी भी आपको प्रेशर दे रहा है। तो इस तरीके के सिनेरियो में जहां पे कि आपके 2 हैवी वेट्स एकदम डाइवर्स डायरेक्शन में है, इंडेक्स में एक डायरेक्शनल मूव मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस आपको कंटिन्यू रहेगा। आप 25,600 के पास आते हैं, वहां पे आपको एक रिबाउंड का ट्रेंड दिख सकता है 800 से लेकर 26,000 के लिए, और नीचे पे अगर आपने 25,600 को सरेंडर कर दिया तो फिर 400 और 200 वाला जोन, तो इसी ब्रॉडली रेंज में रहेंगे। अभी के लिए मेरे हिसाब से निफ्टी को आपको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा स्टेबिलिटी अगर आती है सेकंड हाफ में 600 के ऊपर आप सस्टेन करते हैं, तब एक अटेम्प्ट कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 550 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 750-800 तक के टारगेट्स के लिए। बट बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर पिक्चर है, जहां पे की स्ट्रेंथ नहीं बनी हुई है। आज थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट लेग अभी भी बचा हुआ है कि जो कि आपको 61,800 जो कि रिकॉर्ड हाई से और शायद उससे भी ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पे 61,000-61,200 के बीच के जोन में डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाना 60,800 के स्टॉप लॉस के साथ, 61,800 से 62,000 तक के पहले टारगेट्स के लिए। ठीक है, 60,800 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक को आप लॉन्ग कीजिए 62,000 तक के टारगेट के लिए। तो 400 पॉइंट का रिस्क है, 800 पॉइंट का रिवॉर्ड है निफ्टी बैंक में मौजूदा लेवल से। और अजीत जी आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे भी ये लगता है कि बाजार में अगर हम एक सेफ अगर सेक्टर हम तलाशें जो कि तमाम चैलेंजेस
के बीच भी मजबूती से खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा, तो वो निश्चित तौर पर बैंकिंग स्टॉक्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये राय निफ्टी पर कन्विक्शन नहीं है, वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि निफ्टी का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आईटी स्टॉक्स है। निफ्टी में लगभग 10% के आसपास का वेटेज ये रखते हैं और ये उतार चढ़ाव बना के रखेंगे। तो निफ्टी बैंक पर व्यू हो गया। ठीक है, इंडेक्स की हमने प्लानिंग कर ली, अब जरा स्टॉक्स पर आ जाते हैं। जी ये बताइए कि फिर कन्विक्शन कहां पर है इस स्टॉक्स में आपका? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इस सबके बीच में बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल नेम्स भी, जैसे इंश्योरेंस काउंटर अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, अक्रॉस दी बोर्ड आपने अच्छा इंटरेस्ट देखा है। और आईसीआईसीआई प्रू में इनफैक्ट अभी एक बेस फॉर्मेशन के बाद ये रिकवरी आ रही है, तो यहाँ पे एटलीस्ट क्वेश्चन भी है आपका डाउन साइड पे कि अभी हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन हुआ था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छे मूव अनफोल्ड होते हुए नजर आ सकते हैं। 685 तक के नियर टर्म के टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे आप आईसीआईसीआई प्रू को लॉन्ग कर सकते हैं 654 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ जो आपके फार्मा काउंटर्स हैं, कुछ एक नाम ऐसे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, चाहे डॉक्टर रेड्डीज हो, लिपिन हो, सन फार्मा हो। तो लिपिन पे यहाँ पे अभी मेरी राय होगी लॉन्ग करने की, कंसिडरिंग कि यहाँ पे भी एक छोटा कंसोलिडेशन हुआ है, एक पिवट फॉर्मेशन हुआ है और एंटिसिपेशन ये है कि जल्दी एंड होगा विद ग्रेजुअल अप मूव। तो यहाँ पे 2350 नियर टर्म के टारगेट्स नजर आते हैं। 2210 के स्टॉप लॉस के साथ लिपिन को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। ल्यूपिन को भी लॉन्ग करने की सलाह है। 2350 रुपए के टारगेट ल्यूपिन में बनते हुए दिखाई देंगे, 2210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। कुछ और स्टॉक्स जरा समझते हैं जहां पर आज आपके लिए तेजी की पोजीशन बन सकती है और जहां पर तेजी हो रही है, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। एक स्टॉक जो सेफ है, बढ़िया है, स्टेबल है, पावर ग्रिड 300 रुपए के आंकड़े को पार करके अब थोड़े आगे चलने की कोशिश कर रहा है जी। और हम देखें कि लगातार इसमें ना तेजी की नई पोजीशंस बन रही हैं। पावर ग्रिड को लेकर आपका व्यू, क्या नई पोजीशन ऐड करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इसमें फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था जो कि ऑलमोस्ट करीब साल 1.5 साल के कंसोलिडेशन में जिसने एंड किया था। उस वीक में मुझे ध्यान है कि पावर ग्रिड इंडेक्स का टॉप परफॉर्मर भी रहा था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली सही बट टोन पॉजिटिव है और धीरे धीरे ये आपको स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा धीरे जरूर चलता है, बट क्योंकि टोन पॉजिटिव है, डेफिनेटली मार्केट की इस सिचुएशन में जहाँ पे कि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इस तरीके के स्टॉक्स को आपको कंसीडर करना चाहिए। नियर टर्म में 312, 313 पहला हार्डल रहेंगे, उसके बाद करीब 320 तक के लेवल्स में एंटिसिपेटेड है कि आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप 295 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, 295 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ नई पोजीशन आप बना सकते हैं पावर ग्रिड में, जो आज के बड़े डिसरप्टर हैं बाजार में और वायदा स्पेस के जो प्लेयर हैं, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर खबर यह है कि इनके चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड रिपोर्ट किया गया। अब FY26 का जो इनका टोटल प्रॉफिट बनता है उसके 20% से ज्यादा अकेले का ये फ्रॉड निकल के आ गया। हालांकि शेयर को आज हमने काफी ज्यादा टूटते हुए देखा, 20% तक गिर गया था, फिर थोड़ा सा संभला है, फिर भी भाव 70 रुपए के आसपास के हैं। और इसके बाद हमने देखा कि हरियाणा सरकार ने जो सरकारी कामकाज थे उसको बंद करने का आदेश दे दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और अपने अकाउंट्स को भी क्लोज करने के लिए कह दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अजीत, दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो क्या नहीं कि ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा टूट गया शेयर ये, हालांकि फ्रॉड वाली बात निकल के आई है, तो ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में मामला ये सेटल होता हुआ दिखाई दे। आपका व्यू क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर? देखिए अभिषेक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब भी इस तरीके के इवेंट अनफोल्ड होते हैं तो कुछ टाइम लग जाता है क्लैरिटी आने में या स्टेबिलिटी आने में। और अच्छी बात यह है कि इनिशियल डिक्लाइन के बाद अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है लोअर लेवल्स पे। तो शायद अभी मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि जो भी चीजें आनी थी वो आ गई हैं और उसके बाद एक अटेम्प्ट कर रहा है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कंसिडरिंग कि काफी शार्प डिक्लाइन आया है, थोड़ा सा स्टॉक सेटल हो जाने दीजिए। लेवल वाइज मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म एवरेजेस को आज आपने रीटेस्ट कर दिया वीकली चार्ट्स पे, जो कि करीब 67 के पास आपका 200 डेज प्लेस्ड है। उसको अगर आप सस्टेन कर पाते हैं तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन का बायस रहेगा। रिकवरी मेरे सबसे वी शेप नहीं होगी जिस तरीके से डिक्लाइन आया है, तो 74, 76 तक जाते जाते शायद ये स्टॉक थकता हुआ नजर आए आपको। तो अगर आपका फ्रेश पोजीशन के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली अवॉइड करने की राय होगी। एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है 67 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 76, 78 के पास आता है, एक बार को पोजीशन को रिव्यू करिए।
ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर ये भी होगी अजीत की तरफ से। यूपीएल पर भी राय ले ही लेते हैं, क्योंकि यूपीएल की जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है 14% की, और यूपीएल ने एक बड़ी रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है, और जो उनका ग्लोबल जो क्रॉप प्रोटेक्शन जो बिजनेस है और भारतीय क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस, उसको मर्ज करेगी। पहले इसको डीमर्ज करेगी अपने यूपीएल अपने ऑपरेशन से, और उसके बाद ग्लोबल वाले बिजनेस को मर्ज करके फिर इसको अलग से लिस्ट कराएगी यूपीएल ग्लोबल के नाम से, जिसमें 12 से 15 महीने के आसपास को समय लगेगा। लेकिन बाजार परेशान इसलिए है कि ऐसा लग रहा है कि शायद कैपिटल स्ट्रक्चर जटिल हो जाएगा। जो डेट वाले इश्यूज हैं, क्योंकि 23-24 हजार करोड़ रुपए के आसपास के डेट हैं कंपनी के ऊपर, ये कैसे एड्रेस होंगे, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। और जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी काफी बेरिश नजर आ रही है यूपीएल के शेयर को लेकर। राय आपकी अजीत जी, यूपीएल क्या और गिरेगा या फिर इसमें भी बाय ऑन डिप करना है? देखिए अभिषेक, यहाँ पे वो चीज नहीं है जो कि हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखी। यहाँ पे अभी भी प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स काफी शार्प हैं, रूम है अभी डिक्लाइन, बिकॉज आपने अभी हाल फिलहाल में देखा था स्टॉक को अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करते हुए। करंट लेवल्स पे एक जरूर सपोर्ट है 640 के पास, जहां से लास्ट टाइम हमने रिबाउंड देखा था। इनफैक्ट आज भी कोशिश की इसने उसी लेवल को रिस्पेक्ट करने की, बट अगर 640 ब्रेक होता है तो आप मान के चलिए 615-16 तक के लेवल्स, करीब 30-40 पॉइंट और का डिक्लाइन नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो जब तक उन चीजों का क्लैरिटी ना आए मैनेजमेंट की तरफ से, जिसकी मार्केट होप कर रहा है, आपको नेगेटिव टोन के चांसेस ज्यादा हैं, तो अभी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, थोड़ा सा रिड्यूस करने के बारे में सोचें। ठीक है, यूपीएल में किसी की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको रिड्यूस करने के बारे में सोचिए। हमने देखा था कि 600 रुपए के पास काफी टाइम तक ये शेयर टिका रहा और वहां से चला, लेकिन आज देखिए एक झटके में 100 रुपए साफ हो गए, 100 रुपए से ज्यादा, 15% नीचे, डेल ऊपर। और वॉल्यूम देखिए, अब 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम जो है यूपीएल में हो चुका है इस वक्त। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो वो शेयर हो गए जहां पर आज हम तेज एक्शन देख रहे हैं, लेकिन कुछ और शेयरों को जरा खंगालते हैं, टटोलते हैं, और सबसे पहले बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर आज के सत्र में हम देख रहे हैं फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि ताजा खरीदारी। तो अगर हम फ्रेश लॉन्ग की बात करें तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है इंडियन बैंक। आज फिर से अच्छी तेजी है, करीब 3% ऊपर आपको शेयर नजर आएगा। कैपिटल गुड्स वाले शेयर है, वहां पर भी स्ट्रेंथ बनती दिख रही है। कमिंस, अडानी पोर्ट आज हम देख रहे हैं कि आज ये निफ्टी का ये टॉप गेनर है, और मतलब अडानी ग्रुप का तो सबसे मजबूत शेयर है ही है, और आज बाजार का भी सबसे मजबूत शेयर अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो उसमें करीब 2.5% के मूव के साथ ये है। इसके अलावा पीएनबी के शेयर में आज अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है, और इंटरेस्टिंगली काफी टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि जितने भी ये लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर है ना, इसमें से शेयर चूज करना, एक को छोड़ना, एक को चूज करना बड़ा मुश्किल वाला लग रहा है। अजीत जी, आपके सामने भी ये दुविधा होगी, बताइए कि इसमें से कौन सबसे बेहतर लग रहा है यहाँ से नए लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जैसे हमने बात की जो भी शुरुआत में कि बैंकिंग का टोन पॉजिटिव है, और उसमें जिस तरीके से हमने पीएसयूज में देखा है, पीएसयू इंडेक्स विद एवरी पासिंग डे एक नया हाई बना रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे है। बट यहाँ पे आपको जैसे कि फ्रेश पोजीशन आप बनाने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अदानी पोर्ट्स कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाइस के पास रुक के, अपने 20 EMA के पास रुक के वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। साथ ही साथ आप रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाइंग पिवट फॉर्मेशन चल रही है इसमें, जो कि 1500 के पास एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ऊपर पे करीब 1650-1700 तक के टारगेट्स के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीएसयूज को अवॉइड करें। थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर लग रहे हैं मुझे, जैसे कि इंडियन बैंक की अगर हम बात करें, नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है और अभी भी स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे है। कोई डिप मिलता है अगर 950-40 के जोन में, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 920 के स्टॉप लॉस के साथ 1020-1050 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, इंडियन बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। मुझे ना अडानी पोर्ट पर भी अजीत जी व्यू दे दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट ना यहां से भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ के लिए तैयार है। राय आपकी क्या होगी अडानी पोर्ट पर? अच्छा ठीक है, 1650 के टारगेट अजीत जी ने दे दिए इस पर 1500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक काम करते हैं, जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है ना, उन शेयरों के बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि यूनियन बैंक, हालांकि इसमें कोई ज्यादा शॉर्ट थे नहीं, लेकिन जो भी थे वो कट रहे हैं। अंबर एंटरप्राइजेज में हमने एक तरफा मूव देखा है, लगभग 40% के आसपास का लोअर लेवल से। के फिनटेक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें भी अच्छी तेजी बन रही है। बैंकिंग पर तो आप बुलिश है ही, तो मैं यूनियन बैंक छोड़ता हूं। आप मुझे राय दीजिए अंबर पर,
क्या अंबर और चलेगा या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए? जी देखिए काफी शार्प सर्च देखने को मिला है अभी हमें एम्बर एंटरप्राइजेज में, और पिछला वीक एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन में था और उसके बाद दोबारा से आप उसमें बाइंग इंटरेस्ट में मर्ज होते हुए देख रहे हैं, जबकि दूसरे काउंटर्स विद इन दिस स्पेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है, बट क्या स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, ऑलमोस्ट एक वर्टिकल मूव के बाद जल्दी यहाँ पे आपको तेजी आते हुए मिलेगी? मुझे लगता है शायद थोड़ा कंसोलिडेशन का टोन रहेगा। तो नियर टर्म में आपको 7600 या 7500, अगर आप उन लेवल्स के साथ कंफर्टेबल है एज अ स्टॉप लॉस, डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। 8000 के ऊपर इसमें पोटेंशियल है कि दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट कर दे, करीब 8600 के लेवल तक। तो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन की राय होगी, वन गो में ना करें, और एक 7400 7500 के पास का एक स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है। ठीक है, ग्रेजुअल एकोमुलेशन की सलाह है अंबर एंटरप्राइजेज को लेकर। ठीक है, एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ मंदी वाले शेयर टटोलेंगे, समझेंगे कि आप कहां पर शॉर्ट कर सकते हैं या फिर गिरावट के बाद कहां पर आपको कॉन्ट्रा जाना चाहिए, यानी कि बाजार के ट्रेंड के विपरीत जाके आपको एक रिस्क लेना है। पूरी तरह से गिरावट आ रही है, निफ्टी की जो तेजी है सिर्फ 70 अंकों की रह गई है और निफ्टी बैंक बाकायदा अब लाल निशान में है। गिरावट हो गई है 60 अंकों की और गिरने वाले शेयरों की जो तादाद है एनएसई पर वो लगातार बढ़ रही है। 1550 शेयर नीचे हैं, 1300 शेयर हम देखने की तेजी के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। चलिए बातचीत करते हैं उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। तो अगर हम ताजा बिकवाली की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो बातचीत हमने कर ली है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एचएएल में कमजोरी है। डिक्सन टेक का शेयर आपको कमजोर नजर आएगा, गिरावट आज वहां पर ज्यादा है। और आईटी स्टॉक्स का जो मोमेंटम है, जो माहौल है ना, फिर से काफी ज्यादा वीक नजर आ रहा है। एम्फेसिस आप कमजोर होते हुए देखेंगे, यहां पर फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन डिक्सन की जो गिरावट है ना ऊपरी स्तरों से, ये थोड़ी सी चिंता में डालने वाली है, क्योंकि हमने देखा था कि 9,800 रुपए तक ये शेयर गिरा था और उसके बाद एक रिकवरी आई थी, 12,000 रुपए तक शेयर गया और वहां से फिर से हम देख रहे हैं कि परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डिक्सन टेक, अजय जी, व्यू आपका क्या करना चाहिए यहां से? बिल्कुल, देखिए ये लास्ट वीक भी अभिषेक हमने बात की थी कि एक शॉर्टिंग कैंडिडेट था, कंसिडरिंग कि जो एक शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर बेस फॉर्म हो रहा था उसको इसने नेगेट किया, उसने ब्रेक किया। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी अगर आप एक बेस फॉर्मेशन में ब्रेक देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये वो दिखता है कि जो गैप था डेली चार्ट पे करीब 10,500 का, उसको फिल करने की तैयारी है। तो ऑलमोस्ट काफी नजदीक आ गए हैं उन लेवल्स के, और जैसा आपने बताया कि लोअर लेवल्स पे 97 9800 के पास आ गए थे, उन्हीं लेवल्स के पास मुझे लगता है कि शायद ये आपको रिस्पाइट करता हुआ नजर आए, अगर 10,500 के लेवल पे ये रुकता नहीं है। तो अभी तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश शॉर्टिंग क्या यहाँ पे सही है? मेरे हिसाब से नहीं, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी करीब 4% के कट देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पे कोई अगर बाउंस मिलता है 10,800-900 के पास, तो वहां पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 11,200 के स्टॉप लॉस के साथ, 10,500 से लेकर 10,000 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू है। अच्छा, एचएएल को लेकर ना कुछ नेगेटिव खबरें रिसेंटली आई हैं, और एक तो फाइटर जेट का जो नया प्रोग्राम है जो सरकार का, उसमें कंपनी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, ऐसी खबरें आई थी। एक नेगेटिव खबर ये आई कि एक इनका तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है ट्रेनिंग के दौरान। आज 3.5% की गिरावट, 4,000 रुपए के आसपास के भाव, और गिरेगा एचएएल क्या और क्रैश होगा? देखिए इंडिकेशन तो है, बिकॉज जिस तरीके से आपने देखा है कि बीईएल काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्टॉक में अपने रिकॉर्ड हाई के पास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ग्रेजुअली ही सही बट नीचे के लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। मींस लोअर लोज के स्ट्रक्चर, हायर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में जो रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ था 4270-75 के पास जाके वो जो थमी थी, 20 EMA का जोन था जिसको इसने फेल किया था ब्रेक करने में। तो एंटिसिपेशन तो ये है कि यस ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे भी मेरी राय होगी, बिकॉज थोड़ा सा ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो चुकी है, करीब 3.5% स्टॉक ऑलरेडी नीचे है। इंट्राडे में या कोई बाउंस मिलता है 4,080-85 के पास, तो वो एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 4120 के स्टॉप लॉस के साथ 3900 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए।
ठीक है, 3900 तक के पोजिशनल टारगेट, 4120 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि शॉर्ट के रिकमेंडेशन एशियल के लिए। अच्छा, इसी प्राइस का एक और शेयर, हालांकि सेगमेंट अलग है, लगभग भाव यही होगा, ट्रेंट का। ट्रेंट में हमने देखा कि एक अप मूव आया था अजीत जी, हालांकि वो सस्टेन कर नहीं पाया और लगातार हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें ना शॉर्ट्स अकोमुलेशन हो रहे हैं, ग्रेजुअल हालांकि हैं। जिनकी पोजीशन नीचे की है, क्या एक बार एग्जिट ले लें ट्रेंड से? बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी ना डिक्सन के केस में कि काफी लंबा डाउन ट्रेंड, उसके बाद भी अगर हायर लेवल से सस्टेन करने में दिक्कत आ रही है तो इट मींस कहीं ना कहीं एक लेग बचा हुआ है या एक शेकआउट बचा हुआ है। तो वही कहीं ना कहीं ट्रेंड में भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक दोबारा से अपनी 20 EMA को सरेंडर कर रहा है एक मार्जिनल बाउंस के। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 3800 के लेवल दोबारा दिखा सकता है। तो एक बार को अगर आपके पास प्रॉफिटेबल पोजीशन है, नीचे के लेवल पे आपने बाय किया था, रिड्यूस करिए और या तो 4400 के ऊपर बाय करिए, 3800 के पास, इसके बीच में पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, या तो 4400 के ऊपर या फिर 3800 रुपए के पास। 3800 वाले में ज्यादा कन्वेक्शन है। ठीक है, तो एक बार चाहे तो आप यहां से एग्जिट कर लीजिए, थोड़ा नीचे आए तो फिर आपके लिए मौके बन जाएंगे ट्रेंड के शेयर में, क्योंकि जो ट्रेंड है इसका ट्रेंड का वो फिलहाल के लिए नजर आ रहा है नेगेटिव। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार तो वोलेटाइल है, 90 अंकों पर निफ्टी बैंक ने हर निशान में की है वापसी। कितना टिकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो गिरने वाले शेयरों की संख्या वो बढ़ रही है। अगला शो आपके सवालों से जुड़ा हुआ होगा। योर स्टॉक बाजार को लेकर, अपने पोर्टफोलियो के शेयरों को लेकर अपना सवाल जरूर पूछेगा। हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे फोन नंबर, हमारे जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसका इस्तेमाल करके फिलहाल इस शो में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।